हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे 7.5 बैंड स्कोर करे। मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर एंड यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि आपका टाइम टेबल क्या था, आपने कैसे प्रिपरेशन करी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आप भी अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आपके 5.5 आ रहे हैं, आप 7 या 7+ स्कोर करना चाहते हो, देन इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप +2 के बाद कनाडा आ रहे हो देन आपको ओवरऑल 6 बैंड चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो आपको ओवरऑल 6.5 चाहिए। एंड स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, वो अपना एम ही रिक्वायरमेंट के ऊपर बना लेते हैं। अगर कोई +2 वाला स्टूडेंट आ रहा है, वो कहता है कि यार मेरे को तो 6 ही चाहिए, 6 तो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके रीडिंग में 25 आ रहे हैं, आपने एग्ज़ाम फिल कर दिया कि हाँ भाई मेरे को तो 6 ही चाहिए, तो मैं तो कर लूँगा। बट कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, हम नर्वसनेस होने की वजह से हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, दैन फिर आपका 5.5 आ जाता है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहले आपने एम ही अपना 7 या 7.5 सेट करना है, दैन फिर कहीं जाकर आप 6.5 तक आओगे। ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है। अब मैं डिस्कस करता हूँ अपना टाइम टेबल। मेरा कोई कोचिंग सेंटर में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, आपको भी पता है, बट डिपेंड करता है कि टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है। मैं क्या करता था, राइटिंग की प्रिपरेशन की बताता हूँ पहले। मेरे को कोचिंग में टास्क 1 एंड टास्क 2 मिलता था। हमारा टीचर बस डिस्कस कर देते थे, यार कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ाते थे। मैं कहूँ तो मैंने कोचिंग सेंटर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करा था कि हाँ मेरे को पता चल जाए कि मेरा लेवल कहाँ पे है। प्रिपरेशन तो मेरी ठीक थी, मेरा इंग्लिश लेवल ठीक था, मेरे को इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आई, बट फिर भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो कोचिंग में क्या होता था, टास्क 1 एंड टास्क 2 होता था, वो हमें करने के लिए देते थे होमवर्क। जब मैं वो करता था, नेक्स्ट डे हमें मिल जाता था चेक होकर जाते वक्त। मैं क्या मेक श्योर करता था, जो मेरी मिस्टेक्स होती थी या फिर जितना भी हमें बैंड स्कोर मिला है, मैं उसी टास्क को गूगल पे सर्च करता था, उसको रीड करता था एंड अपने टास्क को कंपेयर करता था। मेरे को क्या पता चलता था कि भाई मेरी इंट्रोडक्शन का लेवल क्या है एंड इस टास्क की इंट्रोडक्शन का लेवल क्या है, या फिर मेरी थीसिस स्टेटमेंट कैसी है, इसकी कैसी है, या फिर इसने कितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करे हैं, मैंने कितने करे हैं, जो मैं इस वर्ड को लिख रहा हूँ इसने इसको क्या वोकैबुलरी का लिखा है। आपको नहीं पता कि कंपैरिजन से कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कंपैरिजन हमेशा सही चीज़ों का करना चाहिए। आप ये कंपैरिजन मत करो कि यार मेरे तो राइटिंग में 6 आते हैं उसके 7 आते हैं। कंपैरिजन अपने टास्क का 9 बैंड सैंपल से करो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उन चीज़ों से। आपने सेम वही गूगल पे चेक करा, पता चला कि भाई हाँ मेरी वर्ड लिमिट इतनी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं बना पाते, उस ऐसे को रीड करोगे, देन आप देखोगे कि यार इसने कितनी अच्छी एग्जाम्पल बनाई है। देन फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता भी चलने लगेगा कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स लिखनी होती है या फिर कैसे लिखना होता है। ये राइटिंग की बेस्ट प्रेपरेशन है, क्योंकि मेरे ग्रामेटिकल एरर्स तो होते नहीं थे, मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही थी, मेरे को कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने आते थे। बस फ़र्क क्या पड़ा कि मैं 9 बैंड जो सैम्पल आंसर है उनको पढ़ता था एंड मेरी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ करें। लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मेरा फेवरेट रहा है एंड स्पीकिंग में मेरे 7.5 आए थे। स्पीकिंग की प्रिपरेशन में क्या करता था, हमें कहते थे कि यार ये 5 क्यू कार्ड्स आप प्रिपेयर कर लो, हम आपसे कोई भी 1 या 2 पूछ सकते हैं। जितने भी मेरे को क्यू कार्ड्स मिलते थे, मैं मिरर के सामने क्यू कार्ड्स को बोलता था, इंग्लिश में बोलता था रूम में अकेला। तो उससे मेरी इंप्रूवमेंट हुई है। क्यू कार्ड्स को मैं याद नहीं करता था, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्यू कार्ड्स को याद कर लेते हैं पूरा। आइडियाज़ देखता था कि इसमें मैं ये मेंशन करूँगा, उससे मेरा क्या मेरे को क्या बेनिफिट हुआ। एक तो मेरी फ्लुएंसी इंप्रूव हुई एंड एक ये शो होने लगा कि मैं एक नेचुरल स्पीकर हूँ। एंड देन फिर जब मैं क्यू कार्ड को बोल लेता था, फिर मैं देखता था कि यार इसमें मैं कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड करूँ। हर रोज़ मैं 5 न्यू वर्ड्स सीखता था, जो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप ये चीज़ें करें। स्पीकिंग की मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता था, राइटिंग का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग की। लिसनिंग में 6 स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि फिलअप से सभी की सही हो जाती हैं, एमसीक्यू भी हम कुछ कर लेते हैं, तो 6 तो बहुत ईजी है। बट मेरा एम लिसनिंग में हमेशा हाई रहता था 8 तक, क्योंकि उसी से ही मैं अपना ओवरऑल बैंड स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। लिसनिंग की प्रैक्टिस में क्या करता था, मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल वे में बताऊँगा।
लाइक जो मैंने करा था। कोई ऐसा नहीं कि मैं दिन में 5 या 6 लिसनिंग टेस्ट, नहीं नहीं नहीं। जो मेरे को लिसनिंग कोचिंग में मिलती थी, कोचिंग सेंटर में, उसी को मैं घर पर आके करता था, बट डिफरेंट वे से। मैं क्या करता था, जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैं नोट कर लेता था, एंड वो शीट मैं अपने घर पे ले जाता था, एंड मैं लिख लेता था कि यार ये क्वेश्चन मेरे इतने गलत हुए हैं, आज मेरी इतने एमसीक्यू गलत हुए हैं। देन फिर उसी एमसीक्यू को मैं सुनता था घर आकर, एंड फिर मेरे को पता चलता था कि किसकी वजह से मेरा आंसर गलत हुआ है। देन फिर मेरी लिसनिंग इम्प्रूव होने लगी। मतलब आइल्स में अगर आपने बैंड स्कोर हासिल करना है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, बस आपने वो कर लोगे, आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एंड एक होता है हार्ड वर्क। हम कहते हैं कि यार मैं तो बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं तो दिन में 5 टेस्ट सॉल्व करता हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। जब तक आपको ये नहीं पता कि हार्ड वर्क होता कैसे है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मतलब आपको पता है कि हार्ड वर्क का मतलब होता है हमें टाइम निकालना पड़ता है या काफ़ी टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप उसको सही वे में यूज़ नहीं कर रहे हो टाइम को, देन आप उसको हार्ड वर्क नहीं कह सकते। ठीक है, वो हार्ड वर्क है एक, कि मैंने भाई उसी लिसनिंग की मिस्टेक्स को देखा, उसको इम्प्रूव करा, टाइम दिया उसको, देन मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब वो चीज़ किससे बेटर है, एक दिन में 5 लिसनिंग टेस्ट सॉल्व करने की बजाय। 2 केसेस हैं, एक स्टूडेंट है जो मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर रहा है, एक स्टूडेंट क्या है, वो बार बार लिसनिंग टेस्ट सॉल्व करी जा रहा है बट मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है, लिसनिंग में फिलअप्स ज़्यादा आ जाती है, एमसीक्यू कम आ जाता है, आपका स्कोर ज़्यादा आ जाता है। कई बार क्या होता है, एमसीक्यू ज़्यादा आ जाते हैं, फिलअप्स कम आ जाते हैं, स्कोर डाउन हो जाता है। सो आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अब लिसनिंग में क्या होने लगा है, 4 पार्ट्स होते हैं, पहले हम उसको सेक्शन कहते थे, अब हम उसको पार्ट्स कहने लगे हैं। मतलब 20 एमसीक्यू आ जाते हैं, भाई 20 फिलअप्स आ जाती हैं, या फिर 20 फिलअप्स आ जाती हैं, 5 क्वेश्चन मैप किया जाता है, बाकी एमसीक्यू आ जाते हैं। सो यहाँ से क्लियर है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनसे भागोगे आपका स्कोर कम होगा, उसी को प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका स्कोर बूस्ट होगा। मतलब ये क्लियर है कि यार जो चीज़ एग्ज़ाम में आनी है उससे अगर आप पीछे हटोगे देन आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो लिसनिंग का ये एक बेस्ट वे है इम्प्रूव करने का। एंड सेकेंड मैं क्या करता था, एक लिसनिंग पॉडकास्ट होती है, किसी पर्सन की रिकॉर्डिंग होती है इंग्लिश में, वो मैं सुनता था। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम किसकी पॉडकास्ट सुने, भाई बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, हर पॉडकास्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है सुनने की। एग्ज़ाम में भी सेम होता है भाई, किसी की वो पॉडकास्ट ही होती है, रिकॉर्डिंग ही होती है, सिमिलरली आप वो देख रहे हो, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल से मैंने स्कोर करा है। ऐसा नहीं है कि दिन में 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई इतना। स्मार्ट वर्क करो एंड देखो कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप सही वे से कर रहे हो ना, वो चीज़ का ध्यान रखो। अब बात करते हैं रीडिंग की। हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, या फिर जब हम 10th प्लस 2 में थे, हमारा कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता होगा, कुछ को साइंस डिफ़िकल्ट लगता होगा। सो आइल्स में सभी को रीडिंग डिफ़िकल्ट लगता है। रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे करी थी मैंने, स्टार्टिंग में मेरा स्कोर ठीक ठाक ही था। लाइक जब मैंने ज्वाइन करा था कोचिंग सेंटर तो 28, 27, 26, मतलब कह सकते हो 6.5 तक था। सो मैंने कहा कि यार मेरे को एटलीस्ट 7 तो चाहिए कि मेरा अच्छा प्रोफाइल हो, या लाइक मैं शो कर सकूँ कि मेरा इंग्लिश लेवल अच्छा है। तो एमसीक्यू मेरे थोड़े बहुत गलत हो जाते थे। सो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैं गूगल पे बस सिंपली लिखता रहता था रीडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये मैं लिखता था, ये नहीं देखता था कि यार कैम्ब्रिज की रीडिंग है या किसी और की है, बस वो रीडिंग है, मैंने उसको सॉल्व करना था एंड फिर मैंने इम्प्रूवमेंट कर ली थी। क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स को ही इम्प्रूव करोगे, लाइक आपको पता है कि आप एमसीक्यू की वजह से आपका 5.5 आ रहा है कि भाई आपके 5 के 5 एमसीक्यू गलत है, आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत है, जो मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है वो गलत है, फिर आप सही है, देन आप ये नहीं कह सकते कि आपका रीडिंग का लेवल अच्छा है। जो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, आपको भी पता होगा इस चीज़ का। सो बेटर है कि आप उन पे वर्क करो। एंड लास्ट में मैं क्या बताऊँगा, मैंने क्या नोटिस करा है, मेरे को 1 साल हो गया भाई यूट्यूब पे, 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। मैंने क्या नोटिस करा है, 60% स्टूडेंट्स मैथ्स में बिलीव करते हैं। लाइक मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चन पूछता है ये एग्ज़ाम इजी आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा, कोई पूछता है कि अगर हम इस सिटी में एग्ज़ाम फिल करते हैं हमारे बैंड आएंगे, इस सिटी में एग्ज़ाम फिल करते हैं हमारी स्पीकिंग में आएंगे या राइटिंग में आएंगे,
या फिर बीसी मेंबर हैं या आईडीपी मेंबर हैं, 60% स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज होते रहते हैं। एंड एक प्रेडिक्शन में कि यार उसने तो कह दिया कि प्रेडिक्शन में लिसनिंग इजी आएगी, रीडिंग इजी टू मॉडरेट आएगी। भाई हर पर्सन का लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट मेरे साथ और जा रहा है, मेरे को रीडिंग लगे मॉडरेट, उसको लगी इजी, अपना अपना लेवल है भाई। लाइक जहाँ मेरे को इजी लगी उसको मॉडरेट लगी, तो वो तो कहेगा, मैं कहूँगा कि भाई मॉडरेट थी, वो कहेगा इजी थी। सो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 60% स्टूडेंट इसी में ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार प्रेडिक्शन देख कर एग्ज़ाम फिल करते हैं, या फिर हम उससे पूछते हैं भी कौन सा सेंटर बढ़िया है। ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आइल्स का एग्ज़ाम एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, कोई स्कूल टीचर का एग्ज़ाम नहीं है कि इस स्कूल में क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज से पाए जाते हैं एंड इस स्कूल में ये बुक से क्वेश्चन पाए जाते हैं एग्ज़ाम में। वो चीज़ें नहीं है, ना ही कोई आइल्स की वेबसाइट पे ये लिखा है कि ये इसका सिलेबस है। वो क्या कहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेपरेशन नहीं होती बट एग्ज़ाम फिल कर देते हैं। एग्ज़ाम या तो भाई फैमिली उनको कह रही है कि आप एग्ज़ाम फिल कर दो, या फिर वो औरों को देखकर एग्ज़ाम फिल कर देते हैं कि यार इसने भी कर दिया, मैं तो इससे अच्छा ही हूँ, मैं भी कर देता हूँ। आपको किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती तब तक आपने एग्ज़ाम फिल नहीं करना। इसी गलतियों की वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 7, 6 बार, 6-7 बार भी दे देते हैं एग्ज़ाम, इन्हीं गलती की वजह से। 2-3 बार तो वो प्रेडिक्शन में फंस जाते हैं, देन फिर वो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करते। एंड कोचिंग सेंटर में सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर से डाउट नहीं पूछते। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर मैं कोई वीडियो बना देता हूँ तो मेरे को इतने कमेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भाई लाइव चैट में बहुत डाउट्स पूछते हैं। वही डाउट्स आप अपने टीचर से भी पूछो। आप तो लाइक कोचिंग सेंटर में फ़ीस पे कर रहे हो कितनी, 10,000 से ऊपर, फिर भी आप डाउट नहीं पूछते। वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या हुआ अगर आपके टीचर ने आपको कह दिया कि यार आपको तो ये चीज़ नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो आपके क्लासमेट्स हैं या फिर आपके साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आप पे हंस पड़ेंगे, और तो कुछ होने नहीं लगा ना। बट आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अपने टीचर से कहो कि यार अगर आप मेरे को 5.5 दे रहे हो राइटिंग में, हमें समझाओ पूरी क्लास में कि ये 7 बैंड कैसे होता है, इसमें हमने ये स्ट्रक्चर यूज़ करी हैं, 5.5 रीज़न क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अपने टीचर से पूछो। रीडिंग का क्या करते हैं कि डिस्कशन करवा देते हैं, ठीक है, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन में आपका फोकस भी होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन की लोकेशन क्या है। लिसनिंग तो यार आपके हाथ में है, उसकी सेल्फ स्टडी। स्पीकिंग भी टीचर आपको टेंस समझा सकता है, रूल्स एंड मतलब रूल्स समझा सकता है, ठीक है, उसके ग्रामर के। सो वही चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेक श्योर कि यार आप इन चीज़ों पे मत बिलीव करो, प्रेडिक्शन के ऊपर, या फिर कौन सा सेंटर मैटर करता है, कौन सी तारीख मैटर करती है। लाइक कुछ कह देते हैं कि अगर एकेडमिक एंड जीटी का एग्ज़ाम एक साथ हो तो लिसनिंग ईजी आती है, या फिर अकेला एकेडमिक का हो तो डिफ़िकल्ट आती है। लाइक जब मेरे से कोई ऐसी बातें करता है भाई, मेरे को सच में बहुत फ़नी लगती हैं वो चीज़ें, क्योंकि इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, इट डजंट मेक एनी सेंस। ना ही इसका कोई हम कह सकते हैं कि किसी के पास प्रूफ है कि भाई ये ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है अपनी प्रेपरेशन पे। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो जो पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं, एंड एक वो जो कहते हैं कि देखा जाएगा जो होएगा। सो वो गलतियाँ मत करें। आइल्स में 7 स्कोर करना ईजी है, क्योंकि लिसनिंग आप ईजिली 8 तक ले सकते हो, रीडिंग आप 7 तक ले सकते हो। स्पीकिंग में 6.5 करना ना बहुत इजी है। अगर आपका कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे, आप जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपने प्रॉपर दिया, रीज़न दिया, लाइक क्यों आपने एक्सप्लेन करा, एंड आपने थोड़े बहुत वोकैबुलरी वर्ड्स भी यूज़ करे, 6.5 तो आप तब भी ले सकते हो। एंड ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपकी स्पीकिंग किसी इंडियन टीचर ने ली थी या फिर किसी और पर्सन ने, या किसी कोई और कंट्री के बंदे ने। मेरा जो स्पीकिंग टीचर था वो साउथ इंडियन लेडी थी, एंड मेरे को सभी कह रहे थे जब मैं स्पीकिंग देख रहा था कि भाई ये तो 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बट मेरा 7.5 आया। सो मैंने वहाँ पे प्रूव करा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप जितना डिज़र्व करते हो आपको उतना स्कोर ही मिलेगा, क्योंकि ये रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं।
जितना आप डिज़र्व करते हो। एग्ज़ामिनर आपको उससे ज़्यादा भी नहीं दे सकता एंड उससे कम भी नहीं दे सकता। ये चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत कुछ अपलोड करा है। कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब तो किया है चैनल, बट उनको ये नहीं पता कि क्या क्या इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। देखो, एडवांस वोकैबुलरी की वीडियोस कवर करी हुई हैं जो आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए चाहिए। हर रोज़ एक वीडियो आती है न्यू इंग्लिश वर्ड्स, हम हर रोज़ 5 न्यू वर्ड्स सीखते हैं, उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है। टेबल को कैसे लिखना है, लाइन को कैसे लिखना है, पाई को, बार को, मैप को कैसे लिखना है, उसकी वीडियोस बनी है। थीसिस लाइन कौन कौन सी होती है, जीरंड कैसे लिखना है, पैसिव कैसे बनाना है, रीडिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, या रीडिंग की एक सीक्रेट टेक्निक होती है कि जब आपके हाथ में पैसेज आ जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे आपने हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स। सो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है एंड उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइज, एक मेरा सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है कीपल ब्लॉग्स। वहाँ पे मैं कनाडा स्टूडेंट लाइफ के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो चैनल ज़रूर चेक करना। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग जॉब्स एंड जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको मेरा टाइम टेबल पता चल गया होगा। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को ही कवर करना है। एंड इस चैनल की वीडियोस को ज़रूर चेक करना, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।